चलो आज पढ़ाई हम लोग करेंगे 15 से लेकर 21 जून का करंट अफेयर क्वेश्चन। देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यदि सवाल की बात करें तो एक छोटा सा सवाल आ रखा है कुवैत से कि, और इसमें जो पूछा जाएगा कुवैत की राजधानी क्या है। सिंपल सी बात है, तो कुवैत की राजधानी जो है वह कुवैत सिटी है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। दूसरा सवाल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। फ्रांस, अभी भारत और फ्रांस के बीच काफ़ी रिलेशन बढ़िया हो रखा है, इसलिए फ्रांस से भारत सरकार अभी तक कितने फाइटर प्लेन खरीद चुके हैं, तो 36। ये पूछा गया है कि अभी तक फ्रांस के द्वारा भारत के द्वारा फ्रांस से कितने राफेल विमान, ठीक है, ये जो राफेल विमान है कंप्लीटली खरीदा जा चुका है 36। और यदि पूछा जाए यह विमान क्या है तो यह एक फाइटर प्लेन है, ठीक है। हर मौसम में हर दिशा में जैसे फाइट करना चाहे अचूक निशाना ये लगाता है। मतलब अचूक निशाना का मतलब इसका निशाना कभी चूकता नहीं है, बिल्कुल टारगेट को फॉलो करता है। इसी के साथ साथ फ्रांस और भारत सरकार के द्वारा अभी हाल फिलहाल में एक और ट्रीटी हुई है, और इस ट्रीटी के तहत 26, ध्यान रखना, मेरीन राफेल, ये जो है इसका यूज कौन करेंगे? एयरफोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है। ये एक तरह से थल पे लड़ाई होगा, लेकिन मेरीन का मतलब क्या होता है? वाटर एरिया में। तो वाटर एरिया में अपने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए भारत और फ्रांस के बीच अभी और राफेल आने वाले हैं। कितने राफेल? 26। तो ये टोटल यदि देखा जाए तो 36 और 26 की यदि हम लोग बात करते हैं तो कितना राफेल? यदि पूछा जाए भारत अभी तक, अब देखा जाए टोटल कितने राफेल की बात हो गया है भाई, तो 36 तो आ चुका है, 26 आना बाकी है। ये सभी के सभी ये भी फाइटर प्लेन है, लेकिन ये लड़ाई कहाँ करेंगे? पानी वाले क्षेत्र में, अपने अरब सागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया। क्लियर है? एक और क्वेश्चन यहीं मैं बता देता हूँ। 26 जनवरी भाई रिपब्लिक डे मनाया गया, तो रिपब्लिक डे में जो मेन अतिथि थे वो कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति थे, जिनका नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रो। तो यदि पूछा जाए कि 26 जनवरी 2024 को मेन अतिथि के रूप में कौन आया, तो आप क्या कहेंगे? फ्रांस के राष्ट्रपति। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल भाई, एजुकेशन में गवर्नमेंट लगातार बदलाव कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एजुकेशन सिस्टम को ये बदलना चाह रहे हैं, और अभी हाल फिलहाल के रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि 10वीं और 12वीं का बोर्ड होता है, सभी को पता है। तो 10वीं और 12वीं का जो बोर्ड होगा अब एक साल में कितने बार होगा? 2 बार होगा। कई बार बच्चे हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, देने में सक्षम नहीं होते हैं, तो 10वीं और 12वीं का जो बोर्ड होगा अब एक टाइम नहीं होगा, अब 2 टाइम होगा। इन दोनों का जो मंथ जो फिक्स किया गया है, सॉरी, इसका जो मंथ फिक्स किया गया है, एक तो फरवरी है और दूसरा क्या है? अप्रैल माह। यदि कोई बच्चा फरवरी में देना ना चाहे तो वो अप्रैल में दे देगा, ठीक है, उसके पास चॉइस है। कई कारण से कई बार छूट जाते हैं, तो एक तरह से ये बड़ा अच्छा। लेकिन ये प्लान कब से होगा भाई? लागू कब से होगा? 2025 में ये शुरू, मतलब नेक्स्ट ईयर से यह प्रक्रिया हो जाएगा शुरू। एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ आप लोगों को कि अभी प्रेजेंट टाइम एजुकेशन मिनिस्टर कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट में, आप ज़रूर हमें बताइएगा। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल अगला क्या है भाई? अगला ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि नाग शस्त्र वन क्या है, या नागा शस्त्र वन क्या है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में दे देगा ये मिसाइल है, ये रॉकेट लॉन्चर है, टैंक है, बहुत सारे नाम हैं। ये ध्यान रखिएगा, यह एक हाई स्पीड ट्रैकर ड्रोन है, जिसे हम लोग आत्मघाती ड्रोन के नाम से भी जानते हैं।
और यह पूर्ण रूप से यदि पूछा जाए तो यह पूर्ण रूप से भारत के कंपनी, नागपुर में एक कंपनी है, भारतीय कंपनी जो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, उसके द्वारा बनाया गया। सवाल क्या पूछा जाएगा मैं आपको साफ साफ बता दूं। पहला सवाल यही है, नागा शस्त्र फर्स्ट क्या है? तो नागा शस्त्र जो फर्स्ट है वह क्या है? आत्मघाती क्या है? ड्रोन है। बिल्कुल टारगेट को ये फिट कर लेता है। और पूर्ण रूप से यह क्या है? भारतीयों के द्वारा बनाया गया है, स्वदेशी। क्लियर है? अब यदि मान लो पेपर सीजीएल की बात करें, सीपीओ की बात करें, तो यो सवाल नहीं देगा, या सिविल सर्विसेज की बात करें, यह बिल्कुल नहीं देगा। मैं आपको बता देता हूं, कम्युनिटी पोस्ट पे मैं एक नॉर्मल जो है ना, कुछ क्वेश्चन इसके पॉइंट्स हैं, 12-15 पॉइंट्स मैं वहां पे सेंड कर दिया हूँ। आप लोग वहाँ से इसे जो है ना बिल्कुल कलेक्ट कर लीजिएगा। नॉर्मल एग्जाम में सीधे उठा करके ये देगा, नहीं तो 12 से 15 पॉइंट्स क्या उसकी खास बातें हैं, वहाँ से आप लोग देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखा जाए, अगला सवाल है कि जी कॉन्फ्रेंस जो हुआ है G7, G7 का मतलब होता है वर्ल्ड के टॉप जो ग्रोथ करने वाले जो 7 कंट्री हैं, उसके लिए हाल फिलहाल में यदि देखा जाए मीटिंग हुई है, तो इटली की राजधानी क्या है? रोम। तो यदि पूछा जाए G7 देश का मीटिंग कहाँ पे आयोजित किया गया, तो आपके पास या तो इटली होगा या तो रोम होगा। क्लियर है? जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री भी क्या किए थे? हिस्सा लिए थे। क्लियर है? अब यहां से एक चीज पूछा जा सकता है कि इटली के प्रधानमंत्री कौन है? ध्यान रखना, ये काफी चर्चा का सब्जेक्ट है। तो उस प्रधानमंत्री का नाम है जॉर्जिया मेलोनी। जब G7 का जब कॉन्फ्रेंस हुआ था तो ये बड़े चर्चे में रही थी, जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, तो जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर है, और शायद ध्यान रखना पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी यही है। क्लियर हो गया? यहां से बेटा एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले G7 G8 के नाम से फिक्स था। पहले क्या था इसका नाम? G8। तो आप ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, एक क्वेश्चन आप बताएंगे। G8 से एक देश को बाहर कर दिया गया, और वह देश कौन सा था? रूस। तो एक देश बाहर हो गया, तो अब क्या बन गया ये? अब आपके पास सवाल है कि G8 से G7 किस वर्ष बना? ऑप्शन मैं आपके पास रख देता हूं, 2014, 15, 16, 17, इसी में से कोई एक ईयर है। ठीक है, तो यह आप हमें जरूर बता दीजिएगा। तो यदि पूछा जाए G8 से जो G7 बना, कौन सा देश बाहर हुआ था? ठीक है, तो वह हुआ था रूस। अच्छा, यह भी मैं रीजन बता देता हूं क्यों हुआ था बाहर। रूस का एक, जैसे अपना इंडिया का एक स्टार्टिंग में जम्मू कश्मीर अलग से कह रहा था कि मेरा जम्मू कश्मीर है, मेरा जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर वाले, वैसे ही रसिया से एक सट्टा हुआ एक छोटा सा इलाका था जिसका नाम था क्रीमिया। तो क्रीमिया अपने आप को फ्री करना चाहता था, किससे? रसिया से, लेकिन रसिया इस पे हमेशा कब्जा बनाए हुए है, तो इसी कारण से इसको अपने कैप्चर में ले लिया था रसिया। तो G7 जो बचे हुए थे, इस यही रीजन है कि उसको बाहर कर दिया। ठीक है, यहीं पे यदि देखा जाए रूस और अभी हाल फिलहाल में काफी लंबे अरसे से रूस और किसके किसके बीच लड़ाई चल रहा है? यूक्रेन। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस का कैपिटल क्या है? वैसे यूक्रेन के कौन हेड है? खत्म, साफ। हमें क्या, हमें तो होमवर्क देने से मतलब है। और यूक्रेन का कैपिटल क्या है? कीव। यहाँ पे, हाँ बोलो, जेलेंस्की। इसके जो हेड है एकदम बिल्कुल यंग है, जेलेंस्की। यहां से एक आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि जब रूस और यूक्रेन जब फाइट जब चल रहा था,
तो यूक्रेन में बहुत सारे लोग बाग अपने इंडियन भी फंसे हुए थे। तो भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट चलाया था और उस प्रोजेक्ट का नाम था ऑपरेशन गंगा। ध्यान रखना, ऑपरेशन गंगा के जरिए जितने भी यूक्रेन में जितने भी इंडियन थे, यहाँ तक कि पाकिस्तानी, नेपाली, क्योंकि इन सबों में तो दम है नहीं, तो उन सबों को भी वहाँ से छुड़ाने का काम भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। उसके लिए एक प्लान चला जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन गंगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। उत्तर प्रदेश में एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम सभी को शायद पता ही होगा, शामली। ये सब एरिया जो है ना, गन्ना के लिए बड़ा फेमस है। और गन्ना से क्या बनता है भाई? गुड़ बनता है। चीनी है, पहले गन्ना से गुड़, उसके बाद चीनी, डायरेक्ट नहीं बनता। तो यदि पूछा जाए कहाँ के गुड़ को जीआई टैग मिला है, तो उत्तर प्रदेश के शामली के गुड़ को क्या मिल चुका है? जीआई टैग। अब इसका वेटेज वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं, मार्केट में बढ़ जाएगा और डिमांड भी इसका लगातार। तो ऐसे ऐसे कई बार सवाल देते रहता है। सीधा सा दे देगा कहाँ के गुड़ को जीआई टैग दिया गया, तो शामली, शामली उत्तर प्रदेश। क्लियर है? अगला सवाल क्या है, अभी देखा जाए तो सभी क्षेत्रों में बेटा पुरस्कार मिला है। जैसे साहित्य के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, अंग्रेजी के क्षेत्र में, उर्दू के क्षेत्र में, बाल के क्षेत्र में, बाल साहित्य के क्षेत्र में, मतलब इंडिया में तेलुगु, तमिल भरे पड़े हैं। अभी हाल फिलहाल में पुरस्कार लगभग 60 से 70 पुरस्कार दिए गए हैं। क्लियर है? एक दो मैं बता देता हूं। तो यदि पूछा जाए इस पुरस्कार का नाम क्या है, तो कंप्लीटली देखा जाए तो इसे हम लोग बोलेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। जितने लगभग भाषा हैं सभी के लिए, पंजाबी के लिए, हरियाणवी के लिए, तेलुगु के लिए, तमिल के लिए, किसी न किसी को दिया गया है। अब यहाँ पे देखा जाए, पूछा जाएगा युवा साहित्य पुरस्कार। ध्यान रखना, युवा साहित्य जो पुरस्कार मिला है वह किसे मिला है? तो गौरव पांडे को मिला है। ठीक है? जो युवा साहित्य पुरस्कार मिला है किसको? गौरव पांडे जी हैं। और उसके बाद बाल साहित्य पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार जो मिला है वह मिला है देवेंद्र कुमार को। ठीक है? ये दोनों नाम जरूर याद रखना। मुझे लगा कि यही दो ज्यादा नीड है। अब उत्तर प्रदेश का पेपर देने जाओगे तो वहां जाएगा मैथिली पुरस्कार। ठीक है? आप क्या बोलते हैं, उर्दू पुरस्कार दे देगा। तो ऐसे गुजराती पुरस्कार किसे मिला? तो इस साहित्य अकादमी पुरस्कार में बहुत सारे पुरस्कार हैं। दो मैं आपको बता दिया हूं, युवा साहित्य पुरस्कार गौरव पांडे और बाल साहित्य पुरस्कार देवेंद्र कुमार। इसके अलावा वही चीज जो मैं नागा शस्त्र में बताया हूं, यह भी कम्युनिटी पोस्ट पे जाना, पूरा का पूरा आपको मिलेगा। ठीक है? उसमें मेन क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। कवर क्या क्या करना, एक संस्कृत कर लेना, एक इंग्लिश कर लेना, एक उर्दू कर लेना, ये भी पूछा जाता है, तमिल कर लेना और तेलुगु कर लेना, और एक बंगाली, और अपना भाषा तो है ही हिंदी। इतना जरूर कवर कर लेना किसे मिला है इस क्षेत्र में। यदि होगा तो वहां से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बहुत सारे 60-70 पुरस्कार हैं। ठीक है? नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, अभी नई सरकार बनी है, भारत जो है शेयर बाजार में, भारत का सबसे बड़ा शेयर मार्केट कौन सा है बेटा? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो भारत रिसेंटली शेयर मार्केट में पहले 5वें स्थान पे था और फटाक से अब कितने पोजीशन पे आ गया? 4थे स्थान पे आ गया। तो सबसे पहला सवाल है, ये 5वें से 4थे पे आया, किसको पछाड़ा? तो स्टॉक मार्केट हांगकांग को ये पछाड़ दिया। हांगकांग भी बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट है, इसको पछाड़ते हुए
अपने भारत का जो पोजीशन अब आ गया है वह कितने नंबर पे आ गया भाई? 4th पे। तभी तो 2027 तक सेकेंड अर्थव्यवस्था वाला, तीसरी अर्थव्यवस्था वाला, धीरे धीरे हम तो कहते हैं भाई फर्स्ट बन जाओ। अब इससे पहले क्या है, तो इससे पहले यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो चलते रहता है स्टॉक मार्केट वह यूएसए का। दूसरे नंबर की यदि हम लोग बात करें तो चाइना, तीसरे नंबर की यदि बात करें तो जापान, और चौथे नंबर पे कौन हो गया? भारत। ठीक है, तो यदि पॉसिबिलिटी है, यही सवाल पूछा जाएगा कि भारत ने किस स्टॉक मार्केट को पछाड़कर 4th रैंकिंग प्राप्त किया। ठीक है, तो वो कौन सा हो गया? हांगकांग। आगे देखते हैं भाई, एक सवाल है सिरिल रामफोसा। सिरिल रामफोसा, तो पूछा जा सकता है सिरिल रामफोसा कौन है? ध्यान रखना, साउथ अफ्रीका का लगातार दोबारा बनने वाला राष्ट्रपति। ये पूछा भी गया है कई बार आपके एग्जाम में। जैसे अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, तो वैसे ये जो रामफोसा, राम के नाम से याद रखो ना। ठीक है, जो राम है वह साउथ अफ्रीका के दोबारा चुने जाने वाले कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सीधा सा पूछा गया है भाई, दमदमा झील कहाँ है? सभी को पता है। दमदमा झील की यदि हम बात करें, स्टेट की बात करेंगे तो क्या होगा? हरियाणा। और प्लेस की यदि बात करें तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम से क्या है? गुरुग्राम। तो दमदमा झील हरियाणा राज्य के कहाँ पे है, किस जिले में? तो गुरुग्राम जिले में। क्लियर है। नेक्स्ट अगला पूछा जाता है कि दो समुदाय है, मेतई और कुकी, कई बार चर्चा में रहा है। ये आपस में जानते हो लड़ते झगड़ते रहते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है ना आपस में लड़ते रहते हैं, तो आपसे दे देगा सीधा, ये दोनों जो समुदाय के लोग हैं अधिकांशतः भारत के किस राज्य में निवास करते हैं? तो मेतई और कुकी जो समुदाय के लोग बाग हैं, ठीक है, वो जनरली कहाँ देखने को मिलते हैं? मणिपुर में। और ये लगभग कई वर्षों से 50, 60, 70 वर्षों से इन दोनों के बीच लड़ाई चलते आ रहा है। तो कोशिश में लगे पड़े हैं भारत सरकार की इस दोनों का मुद्दा क्या कर दिया जाए, सुलझा दिया जाए। तो इसलिए चर्चा का जो सब्जेक्ट रहा है वो मैं बताया हूं। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल है, एक वर्ड आया है बेटा सूरत। तो सूरत ये जगह मत सोचना, ठीक है। सूरत एक बेटा पनडुब्बी है, युद्धपोत है, सबमरीन है, और अभी हाल फिलहाल में ध्यान रखिएगा नेवी में इसे, नेवी को सौंप दिया गया है। तो डायरेक्टली कई बार दे देता है सूरत क्या है, या सूरत हाल फिलहाल में चर्चा का सब्जेक्ट रहा, क्यों? तो यह एक युद्धपोत है या एक पनडुब्बी। युद्धपोत समझते हो? पोत का मतलब पनडुब्बी, युद्ध का मतलब लड़ाई करने वाला, ठीक है। तो यह एक पनडुब्बी है जिसे हाल फिलहाल में किसे सौंपा गया? तो नेवी को। पानी में कौन रहते हैं भाई? नेवी डिपार्टमेंट ही तो रहते हैं। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल स्पीकर से आया है। आपको पता है इस बार चुनाव जो हुआ था, कितने नंबर का लोकसभा चुनाव था? 18 नंबर का लोकसभा चुनाव था। और भारत के जो पहले स्पीकर थे लोकसभा, लोअर हाउस के अध्यक्ष या स्पीकर थे, उनका नाम क्या था? जीवी मावलकर। ध्यान रखना। अब यहां से यह पूछा जाएगा कि जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं वह व्यक्तित्व के आधार पे कितने नंबर के? चुनाव कितने नंबर का है? 18, लेकिन व्यक्तित्व के आधार पे कितने नंबर के हैं ये? 17 नंबर के। क्यों? क्योंकि ओम बिरला ही दोबारा बन चुके हैं।
यदि मान लो दूसरा कोई बनते अध्यक्ष, तब तो 18वें नंबर के व्यक्तित्व के आधार पे हो जाते। तो यदि पूछा जाए कि अभी जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उनका नाम क्या है, तो ओम बिरला ये कितने नंबर के हैं? 17 नंबर के हैं। ठीक है। अब यहीं से दो चीज और, अभी तक कितने महिला बनी है स्पीकर? तो महिला 2 बनी है, एक मीरा कुमारी या मीरा कुमार जो कांग्रेस से संबंधित थी, और दूसरा सुमित्रा महाजन जो बीजेपी गवर्नमेंट से संबंधित थी। तो प्रेजेंट टाइम जो ओम बिरला है, तो ओम बिरला कब से भाई कार्यकाल संभाल रहा है? 2019 से कब तक संभालेगा बताओ? 2029 तक। अरे 10 साल, 5 साल संभाल चुका है, अब 24 से 29 ही तो कार्यकाल है। अगला है भाई चीता प्रोजेक्ट। आप लोग नाम सुने ही होंगे कि भारत सरकार 2022 से चीता प्रोजेक्ट चला रहे हैं, चीता को लाने का। तो चीता अभी तक टोटल कितने आ चुके हैं? 20। और इसके लिए बेटा जो चीता प्रोजेक्ट जो चलाया गया है वो कब चलाया गया? 2022 में 17 सितंबर मोदी का बर्थडे होता है, भारतीय प्रधानमंत्री का बर्थडे है। 17 सितंबर 2022 को चीता प्रोजेक्ट चलाया गया। अब इस चीता प्रोजेक्ट की यदि हम लोग मूल रूप से यदि बात करें तो पहले तो 20 लाया गया, अब और 6 चीता लाने के प्लान है। ठीक है। और इसको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? ये जो 20 चीता थे इसको कहाँ किया गया था? कूनू नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश। इसको भी शिफ्ट किया जा रहा है मध्य प्रदेश में ही, माना जा रहा है अक्टूबर नवंबर तक आ जाएगा। और इसको किया जा रहा है गांधी सागर नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में बेटा एक जगह है जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, मंदसौर, बड़ा ही फेमस प्लेस है। तो मंदसौर में है एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? गांधी सागर नेशनल पार्क। 6 चीते को ला करके शिफ्ट कराया जाएगा। तो यह भी क्वेश्चन आ जाएगा कि गांधी सागर नेशनल पार्क है कहाँ? ठीक है। क्यों चर्चा में रहा, इसका रीजन मैं आपको बता दिया हूँ। तीसरी खेप होगी ये चीता का। पहला खेप कहाँ से लाया गया था? नामीबिया। दूसरा साउथ, और तीसरा अब फिर से प्लान चल रहा है साउथ अफ्रीका। अभी हाल फिलहाल का बेटा एक डेटा आया है, वह आया है परमाणु संपन्न देश में। तो परमाणु संपन्न टोटल कंट्री कितने हैं जिनके पास अपना एटम बम है? 9 कंट्री हैं। हम लोग पाकिस्तान से पीछे थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में डेटा आया है हम लोग पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिए। ठीक है। तो ये सीरीज जो है, सबसे पहले यदि हम लोग बात करें, सबसे पहले नंबर पे कौन हो जाएगा भाई? रूस। उसके बाद यदि देखा जाए यूएसए, फिर देखा जाए चाइना, फिर देखा जाए फ्रांस, फिर देखा जाए तो ब्रिटेन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। 6ठे नंबर पे अपना हो गया भारत, 7वें पे हो गया पाकिस्तान, 8वें पे हो गया इजराइल, और 9वें पे हो गया नॉर्थ कोरिया। ये परमाणु संपन्न देश हैं, मतलब इनसे लड़ाई करना। जैसे पाकिस्तान के पास शायद बेटा 170 परमाणु बम है और अपने पास है 172, बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है। अब यदि हम बात करें तो रूस के पास जानते हो कितना है? मतलब टोटल यदि देखा जाए 60% परमाणु बम इसी के पास है। इसी कारण इससे कोई पंगा ना लेता है। और इन दोनों को मिला दोगे तो 90% इसी दोनों के पास है। लेकिन परमाणु 1 हो या 2 हो, यदि एक भी कहीं छोड़ दिया गया, देखा नहीं एटम बम गिराया गया कब?
6 अगस्त 9 अगस्त 1945 क्या हुआ? अभी तक हिरोशिमा नागासाकी का स्थिति जो है ना डगमाडोल है। आखिरी सवाल पे ही चल रहे हैं हम लोग लगभग। अब हाल फिलहाल में यदि देखा जाए तो भाई 21 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? योगा दिवस। यहाँ से कई तरह के सवाल आते हैं कि योगा दिवस मनाने की घोषणा यूएनओ पहले सेटिस्फाइड कब किया था? 2014 में। ध्यान रखना, यूएनओ पहले घोषणा किया कि भाई हाँ इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाए। कब? 2014 में। और भारत सरकार इसे 2015 से क्या कर दिया? रेगुलर कर दिया। तो सिंपल सी बात है, 2024 में जो बेटा योगा दिवस मनाया गया वो कितने नंबर का? क्योंकि 2014 में तो ऑथराइज मिला, 2015 से शुरू हुआ तो 2024 में। अरे 15 10 25, 15 को 1 जोड़ोगे तो 10वें नंबर का हो जाएगा। तो 2024 में यदि पूछा जाए योगा डे कितने नंबर का था तो 10वें नंबर का था। और भारत के प्रधानमंत्री कहां से शुरू किए हैं? तो डल झील के आसपास। डल झील कहां है बेटा? जम्मू एंड कश्मीर में। क्लियर है? इस बार जो योगा दिवस मनाया गया इसका मेन सब्जेक्ट क्या था? मेन विषय क्या था? कई बार आपके एग्जाम में पूछ देता है थॉट। तो इसका मेन जो थीम जो था खुद और समाज के लिए योग। ठीक है, खुद और समाज के लिए योग। यदि पूछा जाए कि इस बार योगा दिवस का थीम क्या था तो आप क्या कहेंगे? खुद और समाज के लिए क्या करें? योग करें। क्लियर है? 21 जून ही क्यों? मैं कई बार बता चुका हूं, क्योंकि नॉर्थ पोल का सबसे बड़ा दिन होता है, उत्तरी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए 21 जून को योगा दिवस मनाया जा रहा है रेगुलर तरीके से 2015 में 15 से, और इस बार 10वें नंबर का था। भारतीय प्रधानमंत्री कहाँ से संबोधित किए? तो डल झील जम्मू कश्मीर। थीम आपको पता ही है। आखिरी सवाल है, विश्व की सबसे ऊंची, ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची जो रेलवे पुल है उस पुल का नाम है बेटा आर्च पुल। है कहाँ ये? जम्मू कश्मीर। किस नदी पर है? उस नदी का नाम क्या है? चेनाब नदी। यह विश्व की सबसे ऊंची रेलवे पुल है। क्लियर है? इसकी ऊंचाई की यदि बात करें तो एफिल टावर, एफिल टावर सुने कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस में। उससे भी 35 मीटर ऊंचा ज्यादा है। लगभग एक आंका गया है इसकी ऊंचाई कितना मीटर है? सोचो कितना टेक्नोलॉजी के तहत बनाया गया होगा। 359 मीटर। अरे थोड़ा और बढ़ा देता था, आधा किलोमीटर हो जाता। तो विश्व की सबसे ऊंची जो रेलवे पुल है वह जम्मू कश्मीर में है। भारत सरकार के द्वारा हाल फिलहाल में 3-4-5 साल में बना दिया गया। चेनाब नदी पर है। इसकी हाइट कितनी है? तो लगभग 359 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और इसकी पुल की लंबाई की यदि बात करें बेटा तो पुल की लंबाई कितना किलोमीटर है? 1 पॉइंट, मतलब 1300 मीटर इसकी लंबाई है। इस पे ये कहा गया है 6 की स्पीड, 6 साढ़े 6 की स्पीड यदि अर्थक्वेक आएगा तो भी ये सह लेगा। ट्रेन की स्पीड 120 तक जा सकती है, कुछ नहीं हो सकता। अब सोचो कैसे कैसे। तो इंडिया में जानते हो हर चीज पॉसिबल है, लेकिन उसको कभी गवर्नमेंट जो है ना सपोर्ट नहीं किया। एक से एक इंजीनियर भरे पड़े हैं, यही सब चीजें। ठीक है, तो जो भी था 15 से लेके 21 तक यही था, बाकी देख लेते हैं हम। आ गया सबको समझ में? चलो।